हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस धमाकेदार सेशन में। तो आज इस सेशन में अपन क्या करेंगे, पीवाई क्यूब लेकर आए हैं, जो अभी 3-4 दिन पहले जेकेएसएसबी ने एक एग्जाम कंडक्ट किया था वाइल्ड लाइफ गार्ड का। तो ये जो एग्जाम है ये बेनिफिशियल है दो लोगों के लिए। सबसे पहले जिन्होंने एग्जाम दिया था उनको पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन सही है कितने नहीं, अप्रोचेस पता लगेंगी। सेकेंड, जो हमारे पास जेकेपी कांस्टेबल या फिर जो अभी ऑनगोइंग जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता लगेगा कि साहब जेकेएसएसबी ने 2026 में कैसा पैटर्न पकड़ा है मैथ्स को लेके हुए। तो ये जो सेशन रहने वाला है ये हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज है इस सेशन का पार्ट नंबर 1, जहां पर हम मैथ के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। फिर आएगा इसका पार्ट नंबर 2, जहां पर रीजनिंग के जितने 25 सवाल आए हैं उसको अपन डील करेंगे। ठीक है साहब, तो चलो बिना समय गवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर रहे। ये रहे क्वेश्चन आपके पास, है ना। चलिए, ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है साहब एट अ डॉक्टर्स क्लिनिक, एक डॉक्टर के क्लिनिक में 8% पेशेंट जो है उनके पास लीवर की बीमारी है। किसकी वजह से? अल्कोहल कंजप्शन की वजह से। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है साहब कि जो भी आपके पास 6% ऐसे पेशेंट हैं, ऑल पेशेंट्स आर अल्कोहलिक, और कह रहे हैं उस क्लिनिक में जितने भी पेशेंट है उसमें से 6% ऐसे हैं जो सारे के सारे अल्कोहलिक हैं, एंड 12% हैव लीवर डिजीज, और उसमें से 12% है जिनको सिर्फ लीवर डिजीज है, रीजन पता नहीं है। कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ पेशेंट हैज लीवर डिजीज इफ दे आर अल्कोहलिक। कह रहे आप में से आपको मुझे ये बताना है कि कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनके पास जो जूझ रहे हैं लीवर डिजीज से अगर वो अल्कोहलिक है। तो देखो ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी। और आपको एक चीज पता है कि साहब प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, बेसिक सी चीज, कि साहब जितने भी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होते हैं उसको अपन डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में। लेकिन एक बात याद रहे, फेवरेबल आउटकम्स अगर आपस में डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो प्लस किया जाता है। इस चीज का याद रखें, कॉन्सेप्ट है पीएनसी का लगभग। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि 8% ऑफ पेशेंट जो है लीवर डिजीज से अल्कोहलिक है और 6% पूरे अल्कोहलिक है। मुझे एक चीज बताओ, आपको बताना है कितने ऐसे पेशेंट हैं जो लीवर डिजीज से जूझ रहे हैं लेकिन अल्कोहलिक है, इफ दे आर अल्कोहलिक, है ना, इफ दे आर अल्कोहलिक। तो मुझे एक चीज बताओ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी टोटल पेशेंट है कितने? आपको एक चीज पता लग रही है कि भाई अल्कोहलिक जो भी होगा उसको डिजीज होगी, तो भाई टोटल जो अल्कोहलिक है वो कितने हैं? 6% है। इसमें से 8% पेशेंट जिनको लिवर डिजीज है वो अल्कोहल की वजह से है, और 12% जो है उनको कितना है? वो लिवर डिजीज है, रीजन नहीं पता है। तो देखो दोनों आपस में डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने क्या कर दिया साहब, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। तो समझ में आया? तो 8% मल्टीप्लाई बाय 12%, तो कितना आ जाएगा? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो साहब ये हो जाएगा आपके पास 96% बटे कितना? 6%, है कि नहीं? इतना ही आएगा। अगर आप ऐसे नहीं भी करेंगे तो इसको ऐसे सॉल्व कर लें। 8% को आप लिख देखो, परसेंट का मतलब होता है 8/100, तो इसको आप लिखो 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.12 अपॉन में 0.06। इसको सॉल्व कर लें भाई, ये 2 0 खत्म, कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, तो 0.16 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.16। तो ऑप्शन नंबर ए आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन अगेन आपका किसका है? प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको। अब ये क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे इसको। कह रहे हैं टू फेयर डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स रोल्ड इज, अरे सम ऑफ द नंबर रोल्ड इज, एडिटर साहब खा गए इसको। तो क्वेश्चन है नंबर रोल्ड इज आइदर 7 और 11। यहाँ क्वेश्चन में क्या है? आइदर 7 और 11, ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं आपने क्या किए, 2 फेयर डाइस को रोल करा, ठीक है, और जब आपने रोल किया तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने ऐसे पॉसिबल केसेस होंगे जहां पर आपके पास सम या तो 7 आए या तो 11 आए, या तो 7 या तो 11। देखो जब भी हम क्या करते हैं, जब डाइस को रोल करते हैं ना साहब, तो इस केस में जो टोटल आउटकम्स होते हैं ना, जो टोटल आउटकम्स होते हैं डाइस के केस में, वो हमेशा आपको बताता है कौन? 6 रेज टू पावर n। कौन बताता है? 6 रेज टू पावर n। यानी कि आपने जितनी बार डाइस को रोल किया वो यहाँ पर क्या आता है? पावर n में आ जाता है। आपने कितने डाइस को रोल किया? 2 फेयर डाइस को रोल किया, तो 6 का स्क्वायर, यानी आपका टोटल आउटकम कितने आएंगे? 36 आएंगे। अब इसमें से मुझे अपने फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं।
कब मेरे पास 5 7 आ सकता है और कब मेरे पास 11 आ सकता है। देखो मुझे एक चीज बताओ, आपके पास जो डाइस होता है वो 1 से लेके 6 नंबर तक होता है कि नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल मानो तो 1 के साथ अगर मैं मैक्सिमम अगले जो डाइस में 6 भी ले आऊं तब भी इसका सम कितना बनेगा, 7 बनेगा। कितना बनेगा, 7। तो एक पेयर तो ये बन गया 7 वाला। अगर मैं 2 के साथ रखूं तो 2 के साथ यहाँ पर और क्या बनेगा, 5 बनेगा, तभी बनेगा। और तो किसी और केस में 7 बनेगा नहीं। 3 के साथ 7 कब बनेगा, 4। तो 4 फर्स्ट में, तो अगले में 3, अगले में 5 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1। यही पॉसिबल केसेस है 7 आने के। डन। 11 आने के पॉसिबल केसेस देखो कौन कौन से हैं। 11 आने के पॉसिबल केसेस क्या क्या हैं, देखो 1 के साथ 6 तो मैक्सिमम 7 ही बन रहा है। 2 के साथ मैक्सिमम 8 बन सकता है, 2 और 6 का। 3 के साथ 6 मैक्सिमम 9 बन सकता है। 4 के साथ मैक्सिमम 6 10 बन सकता है। 5 के साथ 11 की पॉसिबिलिटी है। तो 11 की पॉसिबिलिटी अगर पहले डाइस पे 5 आ जाए और अगले में कितना आ जाए, 6 आ जाए। और सेकंड पॉसिबिलिटी पहले पे 6 आ जाए और सेकंड पे 5 आ जाए। तो ये केसेस है 11 बनने के। तो 7 बनने के केसेस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए, 8। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। तो देखो 4 कितने जर, 2 जर, और 4 कितने जर, 9 जर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2/9। कितना आंसर आ गया आपका, 2/9। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको कह रहे हैं रेशो का है। ये लगभग आपका रेशो का सवाल है, लेकिन इससे पहले मैं इस चीज को मिटा लेता हूं ताकि मैं आपको यहीं पे इन्हीं का सोल्यूशन करवाते जाऊं, है ना। चलिए 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कह रहे सर द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 2:11। कह रहा है कोई दो नंबर्स है उनके बीच में जो रेशियो है वो कितना है, 2:11 का। कह रहा है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 81 का। फाइंड द स्मॉलर नंबर। यार ये हलवा सवाल है। देखो अगर दो नंबर्स के बीच में रेशियो 2:11 है और कह रहा है इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपके पास, 81। मुझे एक चीज बताओ, 2 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 9 का। और आपको कितना दिया गया है, 81। यानी 9 की वैल्यू 81 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 के बराबर। पूछा क्या है, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। मुझे बताओ 2 और 11 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये तो इससे वैल्यू पूछी है। 1 की वैल्यू 9 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 में 9 18। आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 18। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ आएंगे। कह रहे साहब द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 10 मोर देन 5 टाइम्स द सम। कह रहा है दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, किन्हीं दो नंबर्स का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वो 5 गुना है जब आप उन नंबर्स का सम करोगे। मैं कहा ठीक है सर। कह रहा फाइंड द नंबर्स इफ द नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। देखना इस क्वेश्चन को। कह रहा है साहब दो नंबर्स है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वो दो नंबर्स है वो किस रेशियो में है, 5:6 में है। 5:6 में है तो मैं मान लेता हूँ वो नंबर 5x है और ये क्या है, 6x है। बताओ यहां तक अगर मैं कुछ कह दूं तो किसी भी मेरे भाई को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई साहब। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 10 मोर देन 5 टाइम्स द सम। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करूं, कहने का मतलब है 5x मल्टीप्लाई बाय 6x, ये बराबर है किसके, 10 टाइम्स मोर देन 5 टाइम्स द सम। तो 5 टाइम्स ऑफ 5x प्लस 6x और यहाँ पर प्लस 10, ये क्वेश्चन बनेगी। देखो ये जो है वो 10 टाइम ज्यादा है उससे, तो यानी अगले वाले से मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 10 को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और पूछा क्या है, फाइंड द नंबर्स इफ द नंबर्स, क्या पूछेगा, फाइंड द नंबर्स। तो आपके नंबर इजीली निकल के आएंगे। x निकल गया तो यहाँ पुट करना। ये तो आगे ये मैंने आपको बताया बेसिक मेथड, लेकिन यार इतना करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे, कह रहा है सब वो जो दो नंबर्स है वो किस रेशो में है, 5:6 में है। तो मैंने कहा सर इतनी राम कहानी लिखनी क्यों है, अगर वो जो दो नंबर 5 6 हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो जो दो नंबर्स होंगे वो इन्हीं के मल्टीपल्स में रहे होंगे। यस और नो। देखो मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं वो 2:3 की, वो 2:3 की रेशो में है। अगर मैं उसमें कोई भी ऑपरेशन लगाऊं, कोई भी ऑपरेशन लगाओ, हमेशा वो नंबर 2 और 3 के मल्टीपल में ही रहेंगे। यस और नो। तो सेम चीज मैं बोल रहा हूँ, सीधे ऑप्शन में देखो कौन सा पहला वाला 5 का मल्टीपल है और कौन सा 6 का मल्टीपल है। देखो ऑप्शन नंबर 1 में 10 5 का मल्टीपल है, 12 6 का मल्टीपल है, ये तो मिल गया। देखो 12 5 का मल्टीपल नहीं है तो खत्म। 25 5 का मल्टीपल है पर 29 6 का नहीं है। 22 5 का नहीं है, खत्म। तो ऑप्शन नंबर 1। कितना आंसर आना था आपका, 10 और 12। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर हमेशा कितना ही आएगा, 10 और 12 ही आएगा। बट ऑप्शन के साथ बहुत बढ़िया अप्रोच की है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया भाई, कर लें इसको यार एक बार।
इसको करो फिर इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। किसकी तरफ आएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे भाई। चलो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन 5 आपको ये बोल रहा है, क्वेश्चन 5 आपको कह रहा है ए फैक्ट्री है 400 वर्कर्स विद मैन एंड वुमेन इन द रेशियो 5:3। कह रहे 87.5% ऑफ ऑल वर्कर्स आर रेगुलर। कह रहे उसमें से 87.5% के वर्कर जो है वो क्या है? रेगुलर है। 92% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज आर रेगुलर। व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज आर रेगुलर? देखो सबसे पहले तो एक चीज को समझो, मैंने ये चीज आपको परसेंटेज में भी, जब मैं आपको वर्दी सीरीज में परसेंटेज के लेक्चर लिए हैं जो अभी मेरे खत्म हुए हैं, वहां मैंने आपको बताया था कि सब परसेंटेज में जब भी आपका किसी भी क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा डाटा आए तो आपको सीधे ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शन में डाटा किस में है? परसेंट में। तो यानी आपके पास जो परसेंट में दिया हुआ डाटा वही वैल्यू रखता है, नंबर्स वाला कोई वैल्यू नहीं रखेगा। यानी इस 400 की यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब देखो, अब ये वाले जो सवाल है ना, इन सवाल के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है मेरे दोस्त हमारे पास एलिगेशन। कौन सा? एलिगेशन। बस आयरनी ये है कि साहब हमें एलिगेशन को लगाना ही नहीं आता है। देखो मैं अभी लगा के बताता हूँ। कह रहे हैं विद मेन एंड वुमेन इन द 5:3 रेशो। आपका किसकी बात कर रहे हैं? मेन। और यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ बात कर रहे हैं सर वुमेन्स की। कह रहे हैं 92% ऑफ द मेन मेल एम्प्लॉयज आर रेगुलर। देखो मेल्स कितने हैं साहब? 92% है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं है, फीमेल मुझे निकालने को बोला है ना, यानी वुमेन्स में निकालने के लिए बोल रहा है, तो उसको मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है, सर्कल में। अब वो कह रहा है 87.5% ऑफ ऑल वर्कर्स आर रेगुलर। तो जो कोई भी मतलब एवरेज वाली वैल्यू होती है उसको हम कहाँ रखते हैं? सेंटर में। तो ये कितना आ गया? 87.5%। अब इसकी जो रेशो मुझे कितनी दी है मेल टू फीमेल की? 5:3 दिया हुआ है। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, जब 92 87 से बड़ा है तो 92 माइनस 87.5 करोगे तो कितना आएगा? देखो 88 होता तो कितना आता? 4.5। तो इसका आंसर करके कितना आ रहा है? 4.5। लेकिन यहाँ कितना है इसके पास? 3 है। यानी इस 3 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4.5। यानी इसका कितना है? मल्टीप्लाई बाय 1.5 करोगे तभी तो 4.5 आएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई 1.5 किया तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1.5 करोगे तो कितना आएगा? 7.5। 7.5%। अब देखो आपको निकालना ये है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे? आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपने देखा ये वाली टर्म इससे क्या एवरेज से बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली जो टर्म होगी वो एवरेज से क्या होगी? हमेशा छोटी होगी। तो सीधे क्या करना था आपने? 87.5% में से माइनस कर देना था 7.5% को, तो कितना आ गया? 80%। तो साहब जो फीमेल्स रही होंगी वो कितनी रही होंगी? 80% आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बोलो यहाँ तक किसी भी मेरे विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं यार, जल्दी से बताओ, ठीक है? हाँ, कमेंट। चलो ठीक है, बढ़िया से समझ में आ रहा है आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस सीरीज के मैं आपको सारे आंसर्स एक बार मार्क करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर है 0.16। क्वेश्चन सेकंड का आपका आंसर आया था 2/9। क्वेश्चन थर्ड का जो आपका आंसर आया जनाब वो कितना आया था? 2 9 दूनी 18 है ना, 18 आया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आया था ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन फिफ्थ का आपका आंसर आया था ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन पे ये रहे, इसको मैं जरा बड़ा कर लेता हूँ ताकि वो क्वेश्चन समझ में आ जाए साथ साथ में, है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहे हैं आपके पास, देखना। एक सेकंड रुको जरा ना, पेन चेंज करते हैं यार। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? कह रहे द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। कह रहे जो एज है किसकी? ए टू बी की कितनी है? 5:7 की। कह रहे 5 साल पहले द एजेस वर इन द रेशियो 5:8। कह रहे आज से 5 साल पहले इनकी जो एजेस का रेशियो था वो कितना था? 5:8। कह रहे द रिस्पेक्टिव प्रेजेंट एजेस आर। देखो जितने भी आपके एज के सवाल है ना,
उनको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व हो जाते हैं, जो सिंपल होते हैं वो तो इजीली कर लेते हो, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो अपन लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। किससे? क्रॉस प्रोडक्ट से। हमेशा याद रखें, जब मैं आपको एज पढ़ाऊंगा तो उसमें जो मैक्सिमम अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से आपका क्वेश्चन बहुत हद तक ईजी हो जाता है भाई। क्या? बहुत हद तक ईजी हो जाता है। और सेकंड इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन होता है एज वाले सवालों को करने का ऑप्शन से। किससे? ऑप्शन से। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, क्या कह रहा है, ये तो बहुत हल्का सवाल है। कह रहे हैं ए एंड बी की जो रेशियो है वो कितनी है? 5:7। मुझे एक चीज बताओ, सेम वही क्वेश्चन जैसा हमने पहले लगाया, अगर ए एंड बी का जो रेशियो है वो कितना है? तो एक सेकंड रुकना, अगर ए एंड बी का जो रेशियो है साहब, अगर वो 5:7 रहा है आपके पास, तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप जितने मर्जी साल बड़ा या छोटा कर लो, वो हमेशा 5 और 7 के मल्टीपल में ही रहेगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। तो आपने देखा 5 और 7 का मल्टीपल देख लो यार, पहला वाला 22 5 का मल्टीपल है क्या? 5 का मल्टीपल नहीं है। 25 पे आ जाओ, 25 5 का मल्टीपल और 42 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। 15 भी 5 का मल्टीपल है 7 का, ये भी आंसर हो सकता है। 10 बट ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी तो हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि सर ये दो ऑप्शन है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहे 5 साल पहले उनकी एजेस कितनी थी? 5:8 थी। कह रहे 5 साल पहले जो है इनकी जो एज रही थी वो कितनी थी? 5 years ago देयर एजेस वर इन द रेशियो ऑफ 5:8। तो एक काम कर लो, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो ये जो दो ऑप्शन बचे ना आपके पास, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी, इसमें से आप क्या कर लो, ऑप्शन में से आप क्या कर लो, 5 माइनस कर लो और देख लो कौन सा फिर 5 और 8 के मल्टीपल में आता है। देखो इससे 5 माइनस करोगे तो 20 आएगा, और इसमें से अगर आप 8 माइनस करोगे, 42 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 34 आ जाएगा क्या? 34। देखो 5 का मल्टीपल है, सॉरी 5 का मल्टीपल है 20, क्या 8 का मल्टीपल 34 है क्या? नहीं, मतलब ये ऑप्शन क्या, आपका आंसर क्या आएगा? बी। चेक कर लेते हैं, इसमें से 5 माइनस करोगे 10 और इसमें से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? देखो अगर 10 होता तो 11, यहाँ कितना आ जाना था? 21 माइनस 8 करोगे दोस्त तो कितना आ जाएगा आपके पास? 13 आ जाएगा क्या? 13। गड़बड़ी हो गई क्या कुछ? 42 माइनस 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा यार? 42 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो 32, तो 34 ठीक तो है। 25 एंड 34, और यहाँ क्या है? 10:13। 5 माइनस किया तो आ गया 10। अगर आपने 21 में से अगर आप, सॉरी मेरे दोस्त, अगर आप, गलती है यार, रुको एक सेकेंड, देखो मेरी बात सुनो, आपने क्या करना था, ऑप्शन में से 5 माइनस करने थे ना। इसमें से जब आपने 5 माइनस किया तो आया कितना? जब इसमें से आपने 5 माइनस किया तो आया 20, और इसमें से जब आपने -5, इसमें से जब आपने -5 किया तो कितना आया? 42 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37। देखो ये तो 5 का मल्टीपल है, बट 37 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 8, तो ये तो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें से जब आपने 5 का मल्टीपल -5 किया 10, और इसमें से जब आपने -5 किया 20, ये आ जाएगा आपके पास कितना? 16। तो देखो ये 5 का मल्टीपल है और ये 8 का मल्टीपल है, तो इसलिए आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। वो वहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, -5 करना था, मैं यहाँ पर -8 कर गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर कितना हो गया भाई? बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। 7 क्या बोल रहे हैं? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 इफ देयर एचसीएफ इज 16 एंड द सम ऑफ दीस टू नंबर इज। यार इस पेपर में एक चीज पता लग रही है, प्रोबेबिलिटी के अभी तक हमने 2 सवाल कर लिए हैं, नंबर सिस्टम के लगभग तीसरा सवाल आ रहा है यार। 2 पहले भी कर चुके हैं, वो नंबर 10 मोर देन वाले, तो लगभग तीसरा सवाल है, तो नंबर सिस्टम की वेटेज ज्यादा रखी है। कह रहे 2 नंबर्स की जो रेशियो है वो 4:5 है, अगर उसका एचसीएफ 16 है तो उन नंबर्स का सम क्या होगा? यार ये हलवा सवाल है। देखो कह रहा 2 नंबर्स है, उसकी जो रेशियो है वो कितनी है? 4:5 है। मुझे एक चीज बताओ, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है कि नहीं? और अगर आप देखो 4 और 5, ये 4 और 5 आपस में क्या है? कोप्राइम नंबर्स हैं। अब आप में से पता ही नहीं होगा कोप्राइम नंबर्स क्या है, तो कोप्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता, यानी जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, यानी जिनका एचसीएफ 1 हो, तो इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो आपने कहा सर 4 और 5 का जो एचसीएफ है वो तो मेरे पास 1 है, लेकिन क्वेश्चन में मुझे कितना दिया गया है? 16, यानी इस एक की वैल्यू कितनी है? 16 है। पूछा क्या है? इन दोनों नंबर्स का सम। तो 4 और 5 का सम कितना होता है? 9। जब एक की वैल्यू 16 है तो 9 की कितनी हो जाएगी? 9 6 54, यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 4, वो तो 2 में कंप्लीट ही कर लो। 9 से 54 5 कैरी, तो 144 आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 144। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। डन है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे फिर से HCF LCM पे आ गया यार। कह रहा है HCF of two numbers is 74, LCM is 12210. If one of the number is 1110, what is the sum of the two numbers? ये what is the other number होगा यार, रुकना एक सेकेंड, ये टाइपिस्ट में थोड़ा बोला है what is the sum of the two number। अच्छा ठीक है, सवाल ठीक है, sum of the two numbers। देखो अब क्या करेंगे, कह रहे हैं HCF of two numbers is 74। आपको पता है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM वो हमेशा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, तो 1 into सेकेंड, ये हमेशा याद रखना। HCF कितना गिवन है आपके पास, सब 74 है। LCM कितना है आपके पास 12210, तो अपॉन में सीधे फर्स्ट नंबर को ले आओ यार, वो कितना है 1110 है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ से उड़ा दो, है ना। तो देखो इसको अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो कितना आएगा, 11 से डायरेक्ट जा रहा है, 11 1 ज़र 111, तो फिर से बिल्कुल 1111 11 कितना आएगा ये, तो 74 into 11 कर लो, वो आपका कितना आ जाएगा सेकंड नंबर। तो देखो 74 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 11 का मल्टीप्लाई का रूल कैसे करते हैं, देखो पहला नंबर ऐसा देखो 4 4 + 7 कितना होता है आपके पास 11, एक कैरी, तो 7 में 1 बजा दो 814, तो कितना आंसर आ गया आपके पास, सेकंड नंबर 814। फर्स्ट नंबर आपके पास ऑलरेडी गिवन था कितना 1110, सेकंड नंबर आपका आपने सॉल्व किया 814 आया, इन दोनों को प्लस कर लो यार, 4 2 9, तो आपका जो सम आ रहा है इन दोनों का वो कितना आ रहा है 1924, तो 1924 बिल्कुल सही बात। चलो भाई, तो ये नंबर सिस्टम की वेटेज आप देख सकते हो कि भाई साहब कितने, लगभग आज के डे का 4 सवाल हमको देखने को मिल रहा है नंबर सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई साहब ये हूबहू परसेंटेज का सवाल है। देखो अभी तक हमारी जो वर्दी सीरीज स्टार्ट हुई है जेकेपी कांस्टेबल की, उसमें हमने परसेंटेज लगभग खत्म कर दिया है। देखो भाई साहब परसेंटेज का सवाल हूबहू सवाल है, एक एक परसेंटेज का सवाल पीछे भी देखा जिसको मैंने आपको एलिगेशन से करवाया, एक परसेंटेज का सवाल ये, और ये कौन से टाइप का है, ये वेन डायग्राम का, किसका सवाल है ये, वेन डायग्राम करवाया हुआ ढंग से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन तो तुमसे होना चाहिए भाई। तो एक बार जरा मैं ये क्लियर कर लेता हूँ ना। देखो क्या बोल रहे हैं आपके पास, कह रहे साहब इन एन एग्जामिनेशन 54 ऑफ द कैंडिडेट पास इन साइंस एंड 42 फेल्ड इन मैथ। सीधी सी बात है साहब, दो की बात हो रही है, एक क्या आपके पास किसका साइंस की बात कर रहा है और एक बात कर रहा है मैथ की। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी वेन डायग्राम हो तो आपकी जो डायग्राम है वो रोटेट होनी चाहिए, यानी बनानी चाहिए इस कॉमन पोर्शन के हिसाब से, जिस डाटा में आपका एक कॉमन पोर्शन दिया हो आपको उसी डाटा में कन्वर्ट करना है। तो भाई साहब कॉमन पोर्शन देखो क्या बोला है, 32% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, यानी डाटा आपको फेल में कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 32%। तो साइंस में फेल होने वाले कितने हैं, कैंडिडेट पास इन साइंस, ये याद रखो, ये 52% जो बोला है साइंस में, ये इसने बोला पास कैंडिडेट, अगर 52 पास हैं तो फेल कितने रहे होंगे, 100 में से 52 को माइनस कर लो कितना आएगा 48%। तो इस साइंस की वैल्यू कितनी है 48% जो फेल हो रहे हैं। मैथ्स में तो डायरेक्ट दिया हुआ है, मैथ्स में फेल होने वाले कितने हैं 42%। मुझे एक चीज बताओ 48 है टोटल साइंस की, उसमें से 32 तो कॉमन है, तो यहाँ कितना आ जाएगा इस सर्कल में 16%, और यहाँ कितना बन जाएगा 42, यहाँ बच जाएगा 10%। यानी 16% ऐसा बच्चा है जो सिर्फ साइंस में फेल है, 10% ऐसा बच्चा है जो सिर्फ मैथ में फेल है, और 32% ऐसा बच्चा है जो दोनों में फेल है। ये मतलब होता है इसका। क्या बोल रहे हैं, व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, तो दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे जो है वो पास है। तो मुझे बताओ ये तो फेल वाले हैं, इनको प्लस कर लो ना, 6 दूनी 8, ठीक है 3 4 5, 58% बच्चा आपके पास ऐसा आया है, ठीक है ना कैलकुलेशन, 58% ऐसा बच्चा है जो फेल है, तो बाकी का जो बच्चा होगा 100 में से 58 माइनस करो, 42% जो होगा वो क्या रहा होगा, पास रहा होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कुछ गलती होगी क्या हमसे, 16 32 और 10, 6 और 2 8, 3 4 और 5, 58% जो है वो फेल है कि नहीं, है ना। अगर ये है 42 32 10, ठीक तो है यार, क्या दिक्कत होगी, 42% आना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन नहीं है क्या। व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, देखने पर चेक करते हैं। अच्छा यार यहाँ पर 54% है, ये 54%, हमने 52 लिखा है, अगर 54 होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 46%, है ना। तो 46% है तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 14% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 6 3 4, 56% है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 44%। सॉरी यहाँ पर हमने
54 वो लिख दिया था, 52 लिख दिया था, तो 44%। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ठीक है, यहाँ तक आपको आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे मेरे को। ठीक है, मजा आ रहा है भाई? क्वेश्चन अभी तक तो यार इजी लग रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन अभी तक फ्रेम हुए हैं उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन वाली जो चीजें हैं वो इजी हैं। बाकी अब पता नहीं आप लोगों ने क्या किया एग्जाम में, है कि नहीं। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। यार 10 फिर से एचसीएफ एलसीएम वाला आ गया है, मतलब ये नंबर सिस्टम का पांचवा सवाल आ गया भाई। कह रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर दिस एंड दिस। एलसीएम एचसीएफ गिवन है, फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 एंड द क्वोशिएंट इज 121। यार देखो, कह रहा है एचसीएफ जो है वो कितना है, 33 है। मैंने कहा कोई बात नहीं है साहब। एलसीएम कितना गिवन है आपके पास, एलसीएम गिवन है साहब आपका 4719। कह रहा है जब आपने फर्स्ट नंबर को डिवाइड किया 3 के साथ तो क्वेश्चन कितना आ रहा है, 121 आ रहा है। यार मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने एक नंबर को 3 से डिवाइड किया तो 121 आ रहा है क्वेश्चन, मतलब रिमाइंडर कोई नहीं आ रहा, मतलब वो नंबर उससे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर आपका क्या रहा होगा, 121 मल्टीप्लाई में 3 करोगे तो कितना आएगा, 363। यानी पहला नंबर कितना रहा होगा, 363। समझ में आ गया। यार अगर ये नहीं पता लग रहा तो इसके लिए एक बेसिक सी थ्योरम आपने पढ़ी होगी बचपन में, जिसको डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, वो पता है ना आप लोगों की, डिविडेंड इक्वल टू किसके बराबर, जो बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसको लगाओगे तो वही। लेकिन कॉमन सेंस लगाओ यार, अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना 363। सेकंड नंबर निकालना है तो फिर से मल्टीप्लाई कर दो यार, 33 इंटू 4719 को डिवाइड कर दो किसके साथ, 363 के साथ, है कि नहीं। तो ये चला जाएगा, देखो 33 1 जा 33, अगेन 1 जा 11 जर, ये चला जाएगा 4 जर 44, बचा कितना 31, 2 जा 22 9, 429 आंसर है क्या इसका। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई ये फिर से ये आ गया आपका इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल, ये भी परसेंटेज का सवाल है। अभी हमने इसको सॉल्व किया हुआ है भाई, एक बार इसको एक बार सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं, कह रहे ए इज इनकम टू बी इज इनकम इज 5:7। कह रहे ए और बी के जो इनकम का रेशियो है वो कितना है, 5:7 है। कह रहे ए सेव रुपीज 4,000 एंड बी सेव रुपीज 5,000। कह रहे ए जो है वो कितना सेव कर रहा है 4,000 और बी कितना सेव कर रहा है 5,000। कह रहे ए स्पेंडिंग इज 2/3 ऑफ बी स्पेंडिंग। देखो एज की जो स्पेंडिंग है वो 2/3 है किसके, बी के स्पेंडिंग के। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ ए स्पेंडिंग अपॉन बी स्पेंडिंग का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2:3 आएगा। ये समझ में आया। कह रहा व्हाट इज द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। आपको मुझे बताना है ए एंड बी का कंबाइंड इनकम क्या होता है। देखो जब कभी भी ऐसे इनकम के ऐसे ऐसे सवाल आए ना तो इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है आपके पास कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा लगाएंगे हम इसमें, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। देखना अभी अभी करेंगे इसको सॉल्व को। चलो देखो क्या बोल रहा है, एज इनकम टू बीज इनकम की जो रेशियो है वो 5:7 है। आपने कहा सर ए का, ए की जो इनकम है रेशियो जो बी की जो इनकम है वो कितनी है, आपने बोला सर 5:7 है। फिर आपने कहा जो ए की स्पेंडिंग है रेशियो जो बी की स्पेंडिंग है वो कितना देखने को मिल रहा है आपको, 2:3 देखने को मिल रहा है। कितना देखने को मिल रहा है, 2:3, है कि नहीं। अब कह रहा है कि जो ए सेव रुपीज 4,000 एंड बी सेव रुपीज 5,000। ए ने कितना सेव किया है 4,000 और बी ने कितना सेव किया है 5,000। अब देखो कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं। पहले दो में क्रॉस प्रोडक्ट, कितना 5 या 15 और 7 दूनी 14, तो 15 में से 14 तो कितना आ गया 1, इसमें लगाओ। देखो अगर आप अभी के लिए 0 0 को भूल जाओ, 5 दूनी 10 और 4 तियां 12, तो कितने का डिफरेंस है 2 का, यानी इस एक की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। पूछा क्या है, व्हाट इज द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की कंबाइंड इनकम कितनी होगी, तो 5 और 7 का कंबाइंड कितना होता है आपके पास, 12 होता है। तो 12 इंटू 2 करोगे तो 24, 24 है। तो साथ में 3 0 है, इसको भी लगा दो तो कितना आ जाएगा 24 है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन अच्छा था जो आपसे, जहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी। तो कितना आ जाएगा 24,000, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात किसी भी भाई बंधु को तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़े, बढ़ा जाए भाई। चलो फिर इसको मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलिए
अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए भाई साहब? अच्छा ये भी आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो एक बार, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 को भरो, जरा पानी वानी पीते हैं यार लाइव में। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? भाई कैसा लग रहा है आप लोगों को सेशन? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर प्लीज आप लोगों को सेशन में मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करें यार, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहे हैं इन 900 किलोमीटर ट्रिप टेक्स 11 आवर्स। देखो ये जो है ये क्वेश्चन आपके पास स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, देखो उसका भी क्वेश्चन देखने को मिला। कह रहे हैं 900 किलोमीटर की ट्रिप है, उसमें आपको कितना टाइम लग रहा है? 11 घंटे लग रहे हैं। कह रहे हैं 2/5 ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड एट 60 किलोमीटर पर आवर। मुझे एक चीज बताओ, टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया उसमें से 2/5 डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना? जब ऐसा हुआ जब ऐसा हुआ तो मुझे बताओ, अगर 2/5 आपने कवर कर लिया है तो पीछे लेफ्ट कितना बच गया? 2/5। पीछे कितना बचा होगा? 3/5, क्योंकि टोटल अगर 1 है तो अगर आपने 2/5 कवर कर लिया, पीछे कितना बच गया? 3/5। कह रहा आपने कितना? 60 किलोमीटर पर। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं? भाई ये कह रहा है आपने 900 किलोमीटर को भाग लिया, ये 11 घंटे में भागना है, उसमें से आपने 2/5 डिस्टेंस को कवर कर लिया 60 किलोमीटर पे। मुझे एक चीज बताओ, इस 900 का 2/5 कितना रहा होगा आपके पास? ये आएगा कितना? 5 एकम 5 40, 180, यानी 360 किलोमीटर आपने ट्रेवल कर लिया। कितने? 60 किलोमीटर की स्पीड से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो कितना आ जाएगा किलोमीटर पर आवर? ये आ जाएगा आपके पास 6 घंटे में। यानी आपको पता लग गया 11 में से 6 घंटे में आपने कितना कवर कर लिया है? 360। यानी अब मुझे एक चीज बताओ, बाकी का जो बचा हुआ मतलब डिस्टेंस है, कह रहे व्हाट इज द स्पीड नीडेड फॉर रेस्ट ऑफ द ट्रिप। तो भाई देखो ये कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस था कितना? 900। अब 11 घंटे में से 6 घंटे आपने कर लिया है तो बाकी कितने बचे? 5। और टोटल जो डिस्टेंस लेफ्ट है वो कितना बचा है? 3/5। इसको सॉल्व कर लो यार, कितना आ जाएगा? देखो 5 से उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, यह आ जाएगा 180। 5 से करोगे 5 या 15 30 36, तो यह आ जाएगा आपके पास 6 या 18 108। कितना आ जाएगा आपके पास? 108। चलो भाई आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए था। बढ़िया सवाल। तो ये था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? ए पर्सन कवर्ड 42 किलोमीटर इन 5 आवर्स। एक कोई इंसान है 42 किलोमीटर को कवर कर रहा है 5 घंटे में, यूजिंग बोथ वॉकिंग एंड साइकिलिंग। कह रहा है वॉकिंग भी कर रहा है और साइकिलिंग भी कर रहा है। कह रहा है 42 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 5 घंटे में। कह रहा है जो उसकी वॉकिंग स्पीड है वो कितनी थी? 6 किलोमीटर पर आवर, और साइकिलिंग स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है व्हाट डिस्टेंस दे कवर बाय वॉकिंग। तो उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वॉकिंग से? तो यार देखो इस क्वेश्चन में भी आप एलिगेशन लगा सकते हो। क्या बोल रहा हूँ? टाइम स्पीड का तो है ही है, आप चाहे तो इसको सिंपल भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। देखो अगर आपको इसको बोल रहे हो कि सर मुझे इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करना है, तो सिंपली सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका देखो क्या होगा। देखो आपको निकाला व्हाट डिस्टेंस दे कवर बाय वॉकिंग। मैंने मान लिया कि वॉकिंग से उसने x किलोमीटर चला, ठीक है, और x किलोमीटर उसने भागा और इसकी स्पीड कितनी है? 6। यार देखो ना, मैंने कहा डिस्टेंस x है और स्पीड, यानी टाइम का जो रेशियो है उसको इक्वल कर दो। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। x किलोमीटर और 6 में वो चला, ठीक है, प्लस बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना है? टोटल 42 था, x उसने चल लिया तो 42 माइनस x, और ये कितने से चल रहा है? वो 10 के साथ। और टोटल टाइम है कितना आपके पास? 5 घंटे। तो आपने टाइम को इक्वेट कर लिया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन इससे भी एक इजी अप्रोच है। इजी अप्रोच क्या है कि इसको आप एलिगेशन से उड़ा दो यार, क्योंकि एलिगेशन आपके क्वेश्चन को कई हद तक बहुत इजी बना देता है, ट्रस्ट में। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर बात किसकी हो रही है? वॉकिंग और साइकिलिंग की। तो यहाँ पर बात करते हैं वॉकिंग और साइकिलिंग की। कह रहे सर स्पीड कितनी है इसकी? 6 किलोमीटर पर आवर। साइकिलिंग से कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमेशा क्या आता है? एवरेज। तो एवरेज निकाल लेंगे पहले स्पीड। देखो 42 किलोमीटर डिस्टेंस है और 5 टाइम है, तो 42/5 करोगे तो कितना आएगा? 5 8 40,
और 0.4, तो 8.4, तो यहाँ पर एवरेज कितनी आ रही है इसकी 8.4। सॉल्व करो, देखो कितना रेशियो आ रहा है। 8.4 से जब आप 6 माइनस करोगे तो आ जाएगा 2.4, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2:3, तो कितना आंसर आ गया 2:3। और हमेशा याद रखना, जब कभी भी एलिगेशन में आप क्या लगाते हो, स्पीड यहाँ लिखते हो, तो जो आपका रेशियो आता है ये हमेशा किसका आता है, टाइम का आता है। किसका रेशियो आता है, टाइम का। तो टाइम आपका 2 3। अब देखो टोटल टाइम कितना है 5, और यहाँ पर टोटल टाइम कितना गिवन है 5 घंटे दिया हुआ है, यानी एक की वैल्यू किसके बराबर है 1 आवर के बराबर। तो आपसे पूछा क्या है, व्हाट डिस्टेंस दे कवर बाय वॉकिंग, तो वॉकिंग के नीचे क्या लिखा हुआ 2, तो देखो इंटू 1, तो यानी इसको कितना टाइम लगा होगा 2 घंटे लगे होंगे। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी थी आपके पास इसके टाइम 6 थी, टाइम कितना लगा 2 घंटे, तो डिस्टेंस कितना रहा होगा आपका 12 किलोमीटर। कितना रहा होगा 12 किलोमीटर। तो देखो इससे क्या होगा, हालांकि जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है उनके लिए ये वाला अप्रोच भी सही है, बट एलिगेशन से आपका क्वेश्चन बहुत हद तक आसान हो जाएगा, फटाफट आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा यार इसमें तो एलिगेशन लगेगा, और क्वेश्चन को आप इजीली उड़ा सकते हैं। ठीक है भाई, बोलो हाँ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर लेके चलते हैं ना। चलो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपको, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे साहब क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है आपका। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, कह रहे सर ए मैन कंप्लीट अ सर्टेन जर्नी बाय ए कार, एक इंसान ने कंप्लीट जर्नी को कंप्लीट करा किससे, कार से। इफ यू कवर 30% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 60% 40 पे, और रिमेनिंग डिस्टेंस 10 किलोमीटर, एवरेज स्पीड निकालनी है भाई। देखो ये भी टाइम स्पीड और डिस्टेंस का ही सवाल है, बट ये एवरेज स्पीड का है। तो देखो मसला क्या होता है एवरेज स्पीड में, एवरेज स्पीड का सिंपल सा फंडा ये होता है, एक सेकंड क्या हो गया उसको लिखा है यार। एवरेज स्पीड आपको सिंपल कहता है सर जितना आपने टोटल डिस्टेंस कवर करा और उसको आप डिवाइड कर दे टोटल टाइम के साथ, तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाती है। तो क्या बोल रहे हैं देखो, जर्नी कंप्लीट का 30% ऑफ द डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर, तो एक काम करते हैं ना, 30% का जो डिस्टेंस है कितने पे 20 पे, प्लस क्या बोल रहे हैं 60 किस पे कर रहे हैं 40 पे, 60% किस पे कर रहे हैं 40 पे, और बाकी का जो बचा हुआ रिमेनिंग कितना बचा 90, 10% किस पे कवर कर रहा है कितनी की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की से। ये आ गया आपके पास किस पे, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, ये आ गया आपके पास टोटल टाइम। क्या आ गया आपके पास टोटल टाइम। पूछा क्या है टोटल एवरेज स्पीड है, तो मुझे टोटल मतलब डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, और टोटल डिस्टेंस अपन हमेशा कितना मानते हुए चलते हैं आपके पास 100% ही मानते हैं। टोटल डिस्टेंस तो मेरे को मालूम ही होता है कितना 100% मानते हैं भाई। तो इसको सॉल्व कर लो पहले, देखो 100% तो ऊपर आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 1.5%, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 3/2, तो ये भी 1.5%, प्लस ये कितना आ गया 1%, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 100% अपॉन 1.115, 3 और 4% खत्म। तो 4 कितने सर 25 सर, कितना आ गया 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितना आपका टोटल डिस्टेंस आया आप टोटल टाइम कर लो, तो मैंने टोटल टाइम का रेशियो निकाला और टोटल डिस्टेंस तो अपन 100 ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 क्वेश्चन। कह रहे हैं ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड। फिर ये एवरेज स्पीड का सवाल है। देखो एक मैन ने कवर किया हाफ ऑफ द जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर, उसने अपनी जर्नी का हाफ कवर कर लिया कितना 6 किलोमीटर पर आवर में, और रिमेनिंग हाफ जो उसने कवर कर लिया है 3 किलोमीटर पर आवर में, है ना। ये आपको स्पीड दी हुई है, तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो अगेन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है कि नहीं। तो आपको एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस आपने कितना माना हुआ है, मान लो कि टोटल जो डिस्टेंस है आप ऐसे कर सकते हो 6 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर है। एक सेकेंड देखो 2 मिनट मैं कह रहा हूँ ए मैन कवर हाफ ऑफ ए जर्नी 6 किलोमीटर पर आवर। देखो टोटल डिस्टेंस हमने कहा कि हमेशा हम कितना मानते हुए चलेंगे 100 मानते हुए चलेंगे। टोटल टाइम निकालना है भाई, उसने अपनी हाफ जर्नी को कवर किया है 6 किलोमीटर पर आवर पे, तो हाफ जर्नी यानी 50,
100 का आधा 50 और कितने में चल रहा है 6 में, प्लस बाकी का जो बचा हुआ 50 है वो कितने में चल रहा है 3 में चल रहा है। तो उसको सॉल्व कर लेंगे यार, कितना आ जाएगा देखो 50/6 करोगे तो ये आ जाएगा सर लगभग कितना 25/में 2 से काटोगे 3, तो 25 और 3 ये कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 75/3, सीधा कर लो 100/75 इंटू में 3, तो ये किससे जाएगा 325 और 25 अगेन 4 सर, तो अगेन इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 4 किलोमीटर/आवर। क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर नंबर ए आएगा आपके पास आंसर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपके पास। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ऑनलाइन वाले कोई दिक्कत आप में से किसी को प्लीज आप मेरे से पूछ लो यार। ठीक है यार, देखो ये कह रहे सर पेपर तो इजी था, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, पेपर बेशक इजी, ये पेपर आप इजी नहीं कह सकते, इसका लेवल अच्छा था। देखो घर बैठ के सॉल्व करना, यहाँ पर आके एनालिसिस करवाना और एग्जाम हॉल में जाके उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना, जमीन आसमान का फर्क है। मैं नहीं कहूंगा कि ये कुछ ज्यादा इजी था फिर ज्यादा मुश्किल था। हाँ 25 क्वेश्चन में तो अभी तक मैंने 15 क्वेश्चन बताया है ना, इस 15 क्वेश्चन में से एक दो मतलब 2 या 3 सवाल ऐसे होंगे जहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो भी डुएबल थे। बाकी तो भाई 11-12 क्वेश्चन तो आपके कहीं जाने नहीं चाहिए थे भाई, ये तो हो सकते हैं। तो जब पूरे 25 क्वेश्चन करेंगे तो एक पूरा डिकोड करेंगे कि आपसे कितने क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं। ठीक हो गया आपका डाउट? हाँ जी, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको साफ करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे होंगे, बट क्वेश्चन को इधर ही सॉल्व कर लेते हैं ना। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। बोल रहा है साहब 13 ईयर बैक माई फादर्स एज वॉज ट्रिपल ऑफ माई ब्रदर्स एज। ये एज का सवाल आ गया फिर से, एक एज का सवाल हमने पहले भी किया था। सेकंड सवाल है, कह रहे आज से 13 साल पहले माई फादर एज वॉज ट्रिपल ऑफ माई ब्रदर एज, यानी अगर ब्रदर की एज एक्स थी तो फादर की एज कितनी होगी 3x, यानी अगर फादर की एज 1 सॉरी ब्रदर की एज 1 है तो फादर की एज कितनी रही होगी, फादर इज टू ब्रदर, ब्रदर 1 है तो फादर कितना था 3। ये बात चल रही है 13 ईयर्स अगो, 13 साल पहले की बात चल रही है। कह रहे 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है आज से 5 साल के बाद माई फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई ब्रदर, फादर जो है वो ट्वाइस होंगे ब्रदर के, अगर ब्रदर 1 है तो फादर कितना होगा ट्वाइस। कह रहा फाइंड माई एज, आपको मेरी एज निकालनी है इफ आई एम ट्वाइस ऑफ माई ब्रदर एज। अच्छा सवाल है, कह रहा है आपको मेरी एज निकालनी है, मेरी एज निकालनी है और मैं जो हूँ वो ट्वाइस हूँ किसके, ब्रदर की एज के, जितनी ब्रदर की एज आएगी उससे डबल हूँ मैं, है कि नहीं भाई? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब देखो क्या करना है, इसके बीच में जो गैप है ये कितना है 13 और 5, ये 18 का गैप है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, 3 एकम 3 और यहाँ कितना आएगा 2, यानी इस एक की वैल्यू कितनी किसके बराबर है 18 के बराबर है। भाई साहब पूछा क्या है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं क्योंकि आई की एज डिपेंड कर रही है ब्रदर की, तो ब्रदर की एज कितनी होगी, एक की वैल्यू कितनी है 18 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ब्रदर की 18, लेकिन ये 13 साल पहले की बात कर रहा है ना, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए मुझे उसमें 13 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। यार मैं कह रहा हूँ आज जो मेरी उम्र है वो 25 साल है, क्या है आज मेरी उम्र है 25 साल है, तो मैं कह रहा हूँ आज से 5 साल पहले कितनी रही होगी 20, ये पैटर्न समझ आया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी एज आज से 5 साल पहले 20 थी, मेरी एज आज से 5 साल पहले 20 थी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि प्रेजेंट में एज कितनी होगी, तो आपने क्या करोगे 5 ऐड करोगे, वही 13 साल पहले उसकी एज 18 थी, तो प्रेजेंट में उसकी कितनी होगी 18 प्लस 13 करोगे तो कितना आएगा 31 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 31। वो पूछ कह रहा है, कह रहा है मेरी एज कितनी होगी, सब उसकी एज ब्रदर से दुगनी है, अगर उसकी एज ब्रदर की एज 31 है तो उससे दुगना कितना हो जाएगा 62 ईयर्स उसकी एज रही होगी। तो ऑप्शंस कहाँ हैं इसके, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे होंगे। अरे मालिक, हाँ जी 62, देखो भाई ऑप्शन नंबर ए आपका आ गया, ठीक है समझ में आ गया। इसको स्लाइड को जरा यहाँ ले आते हैं, चलो समझ में आ गया यहाँ तक, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 62 ईयर्स, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका डन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें, ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत? चलो बढ़िया,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है साहब द एवरेज एज ऑफ, अच्छा ये एवरेज का सवाल आ गया। कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट इज 21 ईयर्स। कह रहे 3 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज एज कितनी? 21 साल। कह रहे रेशियो ऑफ देयर एज इज एस वाई। ये क्या है? फाइंड द वैल्यू इन वाई इज रिलेटेड, इट इज नोन दैट एक्स टी वाई 112। यार ये ना टाइपिस्ट ने कुछ गलत करा है, एक सेकंड में इसको जरा ठीक करवाता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 17th। 21 इज द रेशियो ऑफ एजेस। यार एजेस की जो रेशियो है ना वो कितनी है? एस वाई नहीं है, ये एक्स इज टू वाई इज टू जेड है। कह रहा है उनकी जो एजेस का जो रेशियो है वो एक्स वाई जेड है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू विद विच वाई इज रिलेटेड, फाइंड द वैल्यू विद विच वाई इज रिलेटेड, इट इज नोन दैट एक्स रेशियो वाई है वो किसके बराबर है? 1:2 है, और वाई रेशियो जेड 1:3 है। देखो एक्स रेशियो वाई, यार गलत लिख दिया है। कह रहा है एक्स रेशियो वाई है वो 1:2 है, एंड जो वाई रेशियो जेड है वो कितना है? 1:3 है। ये क्वेश्चन है। एक्स वाई की रेशियो कितनी है? 1:2 है, और वाई जेड की, देखो ये तो एवरेज का भी सवाल नहीं है, रेशियो का सवाल है यार, इसको आप रेशियो से निपटा दो ना। देखो एक्स वाई जेड की रेशियो में है तो पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालते हैं? एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है? 1:2, और वाई जेड की वैल्यू कितनी दी है? 1:3। तो इसमें अपन कौन सा मेथड लगाते हैं? पड़ोसी मेथड। कौन सा लगाते हैं दोस्त? पड़ोसिया मेथड। ठीक है, जब हम रेशियो मेथड सॉल्व करेंगे तो एकदम बढ़िया से बताऊंगा। देखो पड़ोसी मेथड क्या होता है? देखो z किसका पड़ोसी है? y का। तो ये जो पड़ोसी होता है वो सेम हरकतें करता है कि नहीं? तो यहाँ पर दो और यहाँ पर दो। अब ये किसका पड़ोसी है? ये y का, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो, 1 मल्टीप्लाई कर लो 2, तो कितना आ जाएगा? 6। तो एक्स वाई जेड की रेशियो कितनी आ गई? 1 2 6। लेकिन उसने बोला क्या है? इन तीनों की जो एवरेज है वो किसके बराबर है? 21/3। देखो एवरेज का मतलब होता है सम बटे नंबर्स, a इक्वल टू एस बाई एन होता है। तो इनका सम कितना आएगा? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स, 21 इंटू 3 यानी कि 63 आएगा, है कि नहीं? इनके एवरेज का सम, इनका सम 63 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सम कितना आ रहा है? 6 2 8 और 9। इस 9 की वैल्यू कितनी है? 63। तो 9 कितना है? 63 होता है। 9 7 सर, यानी 7 गुना है भाई साहब। कितना है? 7 गुना। पूछा क्या है? इट इज नोन दैट फाइंड द वैल्यू विद विच y इज रिलेटेड। तो y की रिलेटेड वैल्यू पूछ रहा है ना, तो y की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो इनटू में 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 14 आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है? बोलो भाई, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं है? मजा आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। देखो कोई भी चीज समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहना, मैं आपके कमेंट साथ ले रहा हूँ, है ना? अरे क्या खुल गया बाबू। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? कह रहे हैं ये आगे आपका ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन, ये आगे आपका टाइम एंड वर्क। तभी मैं सोच रहा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं पूछा, कैसा छोड़ेंगे इसको? कह रहे ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days, दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क, इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days बी अलोन कैन डू इट। कह रहे दो व्यक्ति थे ए एंड बी, उन्होंने एक काम को स्टार्ट किया, वो उन्होंने एक काम को खत्म करते 3 दिन में। ठीक है, उन्होंने काम स्टार्ट किया बट 2 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया। 2 दिन के बाद क्या हो गया? बी ने उस काम को छोड़ दिया। कह रहे वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days बी अलोन। तो एक काम करते हैं, देखो ए प्लस बी है, उसने एक काम को स्टार्ट किया और वो कितने दिन में खत्म करता है? 3 में। कह रहे दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, उन्होंने एक काम स्टार्ट किया, ठीक है, बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क, बट 2 दिन दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days, यानी 2 दिन के लिए इन दोनों ने एक साथ काम किया। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days, कह रहा है 2 more days का वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो बी अलोन कैन डू इट। तो यानी देखो अगर बी ने लेफ्ट कर दिया तो ए ने उस काम को किया होगा 2 more days में, तो ए इंटू 2। बोलो हाँ है ना? आपकी इक्वेशन बन के ये आ जाएगी, है कि नहीं भाई? तो यानी आपके पास आ गया ए प्लस बी, टोटल काम इतना आ रहा था, ये बराबर आ रहा है इसके। एक सेकेंड, देखो टोटल वर्क ए एंड बी मिलके एक काम को 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, आ गया टोटल वर्क। और कह रहा है कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, दोनों ने काम स्टार्ट किया बट 2 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया, तो इंटू में 2 प्लस। अब देखो बी ने छोड़ दिया, बाकी सारा काम ए ने खत्म किया होगा, बट कह रहा है उसको 2 मोर दिन लग रहे हैं, तो इंटू में 2 कर दिया। इसको सॉल्व कर लो यार। 3a प्लस 3b इक्वल टू बराबर है 2a प्लस 2b प्लस कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 3 ऑफ ए प्लस 3 ऑफ बी बराबर है 4 ऑफ ए प्लस 2b के। तो ए को वहां भगा दो या वहां भगा दो, कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू बी के बराबर आ रही है भाई,
मतलब जितना काम ए कर रहा है उतना ही काम क्या कर रहा है, बी भी कर रहा है। अब मेरी एक बात सुनो, ए प्लस बी एक काम को मिलकर 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ जितना काम ए कर रहा है उतना काम बी भी कर रहा है, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी रही होगी 1.5 और बी की भी कितनी रही होगी 1.5, तभी तो बनेगा आपके पास इसका 3। पूछ क्या रहा है आपके पास, पूछ रहा है बी अलोन एक काम को कितने में कर सकता है ना। तो देखो जब आपको निकालना है बी अलोन उस एक काम को कितने में कर सकता है, तो वर्क कितने 3 इंटू में 3/1.5 कर लो यार, है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा आपका इसके पास, इसको करोगे तो इंटू में 10 आ जाएगा, है ना। 3 1 3 5 ज़र 5 1 5 2 ज़र। तो बी अलोन इस काम को कितने देर में करेगा, 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में, 6 दिन में। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर 6 हो गया। ये सारी चीजें आप बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे जब हम टाइम एंड वर्क करेंगे। अभी आपको बेशक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन देखो टाइम एंड वर्क का एक चीज तो ये है, और एक चीज ये होता है हमेशा याद रखना कि जो हमेशा वर्क होता है वो हमेशा बराबर होता है जितना आप लोगों ने टाइम लगाया और जितनी एक इंसान की एफिशिएंसी होती है उस काम को करने की, तो वर्क हमेशा बराबर होता है आपका किसके, टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी के। तो अगर आपका वर्क को बोल दे कि वर्क कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल 2 इंसान है वो वर्क सेम कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना टाइम हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफिशिएंसी के। कभी कभी इसके ऊपर भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है जहाँ पर टाइम और एफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट में बता दो यार। एक बच्चा पूछ रहा है सर यहाँ पर बी में 3 × 3 क्यों हुआ। अरे मेरे लाल देखो यहाँ पर क्या होता है, ये 3 × 3 कहाँ से आया, देखो ये होता है टोटल वर्क। क्या होता है, टोटल वर्क। आपने इस केस में टोटल वर्क निकाला कैसे, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, ए एंड बी 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, बट ए अकेला 1.5 कर रहा है और बी अकेला कितना कर रहा है 1.5, तो टोटल वर्क कितना होगा 3 × 3 9 ही तो होगा, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि साहब टू कंपेयर अ वर्क, सॉरी टू कंप्लीट अ वर्क, एक कंप्लीट करने का, ये भी टाइम एंड वर्क है भाई। ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी, ए जो है वो बी से 50% ज्यादा टाइम ले रहा है। मुझे बताओ 50% का मतलब कितना होता है 1/2, है ना। तो कह रहे हैं ए जो है वो 50% ज्यादा टाइम ले रहा है बी से, यानी अगर बी टाइम ले रहा है 2 तो वो से 1 ज्यादा, यानी ये कितना टाइम ले रहा होगा 3, ये मतलब है इसका। कह रहा है इफ टुगेदर दे टेक, ये टाइम की रेशियो चल रही है, कह रहे इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, कह रहा दोनों मिलके 18 दिन लेते हैं काम को कंप्लीट करने में। तो देखो काम सेम है ना, तो अगेन मैं आपको वही बात बोल रहा था कि वर्क कांस्टेंट है तो टाइम हमेशा किसके बराबर होगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा एफिशिएंसी के। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इनवर्सली 2:3, यानी ए कितना काम करेगा 2 और बी कितना काम करेगा 3। कह रहे दोनों 18 दिन लेते हैं, तो मैं कह रहा हूँ पहले अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, ये कितना है 5 × 18 डेज, तो कितना आ जाएगा 5 40 90 आ जाएगा, ये आएगा टोटल वर्क। पूछ क्या रहा है हाउ मच टाइम शेल बी टू टेक, बी को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क और बी कितना काम कर रहा है 3, तो करोगे तो कितने 30 लगेंगे भाई, 30 डेज लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। तो अभी तक हमारे 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज वैसे पूछ लो यार। डन है, फिर आगे बढ़े। चलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, सच बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है भाई, 20 आपको ये कह रहा है, कह रहे सब 2 नंबर्स हैं आपके पास, क्या है आपके पास 2 नंबर्स हैं 1 to 20, 1 से लेके 20 तक कोई 2 नंबर है उनको आपने मिक्सअप कर दिया, देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। भाई ये प्रोबेबिलिटी का सवाल आ गया फिर से, तीसरा सवाल है प्रोबेबिलिटी का। कह रहे हैं आपके पास टिकट्स हैं 1 से लेके 20 तक, उसको आपने मिक्स कर दिया और आपने अपनी मर्जी से कोई टिकट बाहर निकाल रहे हो। टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो आपने टिकट निकाली है वो 3 या 5 का मल्टीपल रहा होगा। तो देखो केसेस निकालते हैं, और का केस है ना, तो इन केसेस को हम ऐड करते हैं। देखो 3 में या तो 3 हो सकता है, 5 का मल्टीपल में 10, सॉरी 3 के मल्टीपल्स देखो पहले 3 कौन कौन से आते हैं, 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 और 18, 21 होगा नहीं क्योंकि 20 तक ही है। 5 के मल्टीपल देखो 5 आएगा,
6 9, फिर 10 आएगा, 15 आ गया, फिर कौन सा आ जाएगा, 20 वाला भी आ जाएगा। तो टोटल कितने केस है, 3 6 और 9, तो 9 आउट ऑफ टोटल कितने हैं, 20, फेवरेबल वन टोटल। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यार इसको तो ऐसे ही सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस, लॉटरी, देखो यार फिर से प्रोबेबिलिटी का सवाल, चौथा सवाल कह रहे एक लॉटरी में 10 प्राइजेस हैं और 25 ब्लैंक्स हैं, आपने एक लॉटरी को रैंडमली ड्रॉ किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। तो एक प्राइज निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मैं कह रहा हूँ टोटल केसेस कितने हैं, 25 और 10 कितना हो गया, 35। निकालना क्या है आपको, प्राइस, और प्राइस कितना है 10, तो 10 बटे 35, 10 बटे 35, 2 7 कितना, 5 2 7, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 बटे में 7। स्वाहा हो गया भाई ये क्वेश्चन। बढ़िया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, साथी कमेंट में प्लीज मेरे को बता दें आपको लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो इससे आपको एनालिसिस हो रहा है कि भाई अभी जो अभी कर रहे हैं, एक तो हमने परसेंटेज पढ़ा है, देखो उसके सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, है कि नहीं, और ये प्रोबेबिलिटी भी है। प्रोबेबिलिटी तो हालांकि कांस्टेबल में नहीं है, बट जहाँ कहीं भी है तो प्रोबेबिलिटी से भाई काफी क्वेश्चन पूछ रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। कौन सा क्वेश्चन करना है अभी हमने, यही है ना, इसको मिटा देते हैं एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, कह रहा है, कह रहे सब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कह रहे एक क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स टूक अ टेस्ट, एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया, टेस्ट को कंडक्ट किया, एंड द एवरेज स्कोर वाज कैलकुलेटेड एज 45। और एवरेज देखो, ये एवरेज का क्वेश्चन आ गया, एवरेज। कह रहे हैं एक 40 बच्चों का टेस्ट हुआ जिसमें एवरेज स्कोर कितना है, 45। हाउएवर देयर वर एरर्स इन रिकॉर्डिंग सम स्कोर्स, कुछ स्कोर को रिकॉर्ड करने में कुछ एरर्स आ गए भाई। कह रहे 25 वाज मिस्टेकली रिकॉर्डेड एज 35 ट्वाइस, कह रहे 25 को आपने मिस्टेकली रिकॉर्ड कर दिया 35 को ट्वाइस बार, एंड 38 वाज मिस्टेकली रिकॉर्डेड एज 32 वंस। ठीक है, देखो जो भी चीज गलत हुई है उसको माइनस कर दिया करो, और जो भी चीज सही है उसको प्लस कर दिया करो। तो देखो 40 बच्चों के स्टूडेंट में एवरेज स्कोर कितना था आपके पास, 45। तो अगर आप इसका सम निकालो, ए इक्वल टू किसके बराबर होता है, सम बाई एस बाई एन, तो सम कितना आ जाएगा, 45 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, 5 180, 1800 आएगा, ये 100 नो, 45 इंटू 4, 45 इंटू 4 करो, 5 180 है ना, और एक जीरो और लगा दो, 1800, ये आ गया आपका सम। अब इस सम में आप क्या कर दो, हाउएवर देयर वर एरर्स इन रिकॉर्डिंग सम्स को 25 वाज मिस्टेकनली रिकॉर्डेड एज 35, यानी 25 सही है, और इस 25 की जगह पर उसने 35 दो बार लिख दिया जो कि गलत है, और गलत को हमेशा माइनस कर दो, तो 35 दो बार यानी 70 माइनस करोगे। 38 वॉज मिस्टेकली रिकॉर्डेड एज 32 वंस, 38 था यानी प्लस 38, और मिस्टेक से कितना कर दिया 32, है कि नहीं भाई, यही था। और टोटल आपके पास थे कितने, 40 स्टूडेंट्स थे, कितने थे 40 स्टूडेंट। इसको सॉल्व कर लो यार, देखो प्लस वाले पहले कर लो, देखो माइनस और ये करोगे 25, और ये कितना होता है आपके पास 25 में से अगर आप 70 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 55, नहीं 45 आ जाएगा, है ना, माइनस का 45 आ जाएगा, -45, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा प्लस का 6, तो 45 ये आ जाएगा माइनस का 39, कितना माइनस का 39। देखना कैलकुलेशन में कोई मतलब गड़बड़ी तो नहीं है, 25 माइनस 70, 45 आ रहे हैं, माइनस का 45 प्लस 38 माइनस 32 प्लस का 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 39। बहुत बढ़िया, तो 1800 में से जब आप माइनस करेंगे 39 को तो कितना आएगा यार, मतलब इसका आ जाएगा 100 में से 39 माइनस करो तो कितना आएगा 71, 1771 आएगा क्या, 1761 आएगा ना, 9 10, हाँ 1761 बटे 40। तो इसको आप करोगे, देखो 4 4 4 16 होता है, तो 160, फिर 160, 44 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए इसका, 44 पॉइंट बिल्कुल सही है यार, एक ही ऑप्शन है 44.65, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। यस और नो, ठीक है। अगर इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी तो इसका एक शॉर्ट तरीका और हो सकता है, देखो 25 से 35 में जाने में कितने की गलती है, 10 की, और दो बार कर रहा है तो कितना हो जाएगा माइनस का 20। अब 38 था और 32 है, तो यानी ये प्लस का 6, तो कितना करना था आपने माइनस का 14, है ना। तो आपने कहा सर एवरेज मेरे पास थी कितनी 45, -14 बटे में क्या कर लो
40, इसको सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 44 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एवरेज का है भाई, क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं, 23 कह रहे हैं सब आपको, 23 क्वेश्चन कह रहे हैं अ क्रिकेटर हैज अ बैटिंग एवरेज ऑफ 50 रन्स over 40 innings. The difference between his highest and lowest score is 172. Highest and lowest score are removed. The average remaining. यार ये पूरा हूबहू ना जो हमारी एवरेज की पीडीएफ है ना, लैंग्वेज भी चेंज नहीं है उसमें, सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल, कुछ लैंग्वेज तक चेंज नहीं है, लैंग्वेज तक चेंज नहीं है, दिखा दूंगा मैं आपको जब एवरेज पढ़ाऊंगा तो। क्या बोल रहे हैं, एक बैटिंग एवरेज है 50 रन है, देखो इनिंग्स आपके पास कितनी है, 40 इनिंग्स, 40 इनिंग्स में जो आपका एवरेज का स्कोर है वो कितना है, 50। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट कितना, 172। तो यहाँ लिख लो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना है, 172। कह रहे हैं अगर हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर को आप रिमूव कर दो तो जो एवरेज है रिमेनिंग 38 की वो कितनी आ रही है, 48। तो 38 की जो एवरेज कितनी आ रही है, 48। मुझे एक चीज बताओ, इधर से इधर जाने में क्या होगा, 2 की कमी, और यहाँ भी कितने की कमी, -2 की। तो कैसे करते हैं, 40 को मल्टीप्लाई कर दो -2 के साथ, -80, और इस 48 का मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, यहाँ से इधर, तो ये कितना हो जाएगा, -48 इंटू -2 और -96। तो कितना आ गया आपके पास, 6 -176। ये माइनस तो शो कर रहा है कि क्या है आपके पास, माइनस साइन जो ये नेगेटिव में, इसका कोई लेना देना नहीं है, बस एवरेज का बता रहा है आपको, है ना, कि नेगेटिव में चल रही है, ये मतलब स्कोर में आपका क्या हो रहा है, घटोतरी या फिर बढ़ोतरी, माइनस साइन वो बता रहा है। तो कितना आ गया, 176 आपकी एवरेज। अब देखो इस 176 में वो क्या कह रहा है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट का डिफरेंस कितना है, 172 है, तो अगर इसमें से 172 घटाओगे पीछे कितना बचेगा, 4। अब देखो अब क्या करते हैं, इस 4 को 2 में बांट दो, 2 और 2, अगर आपको निकालना होता लोएस्ट स्कोर तो आता ये आंसर, उसने बोला हाईएस्ट तो उसमें 172 को ऐड कर दो, तो कितना आ जाता है, 174। कितना आता है, 174। ये ट्रिक है, जब एवरेज पढ़ेंगे तो बढ़िया तरीके से बताऊंगा। 174 आपका आंसर आ गया, क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट पे आओ। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है किसी को, बता दो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक सेकेंड यार, पानी वानी पी ले थोड़ा। बढ़िया से एनालिसिस हो रहा है, चलो मजा आ रहा होगा आपको ना एनालिसिस में। चलिए बस 2 ही सवाल रहते हैं, फिर इसको पूरा हम वाइंड अप करेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी। देखो भाई 24th भी आपका किसका, एवरेज का है, तो एवरेज के लगातार 3 सवाल देखने को मिले हमको एवरेज से। तो कह रहे हैं शूटिंग टीम ऑफ 8 मेंबर्स हैड अ कंपटीशन, शूटिंग टीम में 8 मेंबर्स का कंपटीशन हुआ, टॉप स्कोरर गेट 84 पॉइंट्स, टॉप वाले को 85 मिले, एंड द पर्सन दैट पर्सन हैड स्कोर्ड 92 पॉइंट्स, 92 पॉइंट्स, एक पर्सन है उसने कितना स्कोर किया, 92 पॉइंट्स, द टीम एवरेज स्कोर वुड हैव बीन। तो 85 92 के बीच में कितने का गैप है, 7 का। कह रहे शूटिंग ऑफ 8 मेंबर्स हैड अ कंपटीशन, तो 8 मेंबर्स का कंपटीशन था, और 85 टॉप स्कोर को कितना मिल रहा है, 85, पर्सन हु हैड स्कोर 92, इस टीम से डिफरेंस। यार देखो अगर मैं इसको एक से बताऊं, टोटल मेंबर 8 है, तो टॉप स्कोरर को अगर कितना मिल रहा है आपके पास, 85 अगर देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड, उन्होंने किया क्या है यार पेपर में, ठीक है, तो एवरेज स्कोर, द एवरेज स्कोर वुड हैव बीन, तभी मैं बोल रहा हूँ यार उन्होंने क्वेश्चन ही मिट कर दिया है, एवरेज स्कोर वुड हैव बीन 84, ये क्वेश्चन है यार, व्हाट वाज द टीम टोटल स्कोर। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ो, एक शूटिंग टीम में 8 मेंबर्स हैं, कंपटीशन हुआ, टॉप स्कोरर वाले को कितने मिल गया, 85 पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, कह रहे इफ, यहाँ पर है इफ दैट पर्सन हैड स्कोर्ड 92 पॉइंट्स, अगर उस पर्सन ने 92 पॉइंट स्कोर किए होंगे तो टीम का एवरेज स्कोर कितना हो जाता, 84। तो सम निकाल लेते हैं यार, 8 इंटू 84, ठीक है, ये निकल गया। कह रहा व्हाट वाज द टीम टोटल स्कोर, तो सीधा कर लो, 85 से 92 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का, तो -7 कर लो, कितना हो जाएगा, 8 वाज 32, 3 कैरी 64, 672 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 665 आ जाएगा साहब। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। समझ में आया, सम निकाला और ये कितना ज्यादा है, उस वाली पॉसिबिलिटी को मैंने क्या कर दिया साहब, माइनस कर दिया, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा एनालिसिस डन एंड डस्टेड हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, वो थोड़ा सा मतलब प्रिंटिंग में क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, उसके लिए प्लीज माफ करें। देखो देखो इंसान ही है ना, गलतियां हो जाती हैं, बट मेक श्योर कि आगे से गलतियां ना हो। चलो कह रहा है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर फॉर विच द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल। यार ये क्या सवाल है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। इसमें फिर ऑप्शंस की गलती की है महामहिम ने। ऑप्शंस लिखो यार इसके, 2, 4.2, ऑप्शन सी है आपके पास 4.5 और ऑप्शन डी है आपके पास 2.1। ये ऑप्शंस हैं, है ना। चलो देखो कह रहा है रेडियस ऑफ सर्कल निकाला है, सर्कमफेरेंस। देखो सर्कमफेरेंस बराबर है एरिया ऑफ सर्कल के। जब हम एडवांस पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज हम मेंसुरेशन आएगी तो सर्कल में पढ़ेंगे। देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, सर्कमफेरेंस होता है आपके पास 2πr और एरिया होता है आपके पास πr²। तो πr कैंसिल आउट तो 2 = r, यानी जो आपका रेडियस बचा होगा वो कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका पूरे के पूरे पेज का एनालिसिस दोस्त। तो आई होप आपको ये एनालिसिस बढ़िया से समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो ये मैंने आपको बोला, ये था आपका पार्ट नंबर 1। क्या था ये आपके पास, पार्ट नंबर 1, जहां पर हमने आज पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन करी है। किसके बारे में दोस्त, पूरी की पूरी जो डिस्कशन हुई है वो हुई है मैथ्स के बारे में। किसके बारे में हुई है, मैथ्स के बारे में। अब जब हम अगले सेशन में मिलेंगे तो अगले सेशन में अपन बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। लेकिन इस सेशन को एंड करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एक एनालिसिस करवा दूं कि देखो इस पूरे चैप्टर में आपके पास क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। आपके पास जो क्वेश्चन आए वो देखो वो क्या थे, जो चैप्टर इन्वॉल्व थे वो थे आपके पास। सबसे पहला था प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखने को मिले थे आपके पास वो थे आपके पास किसके थे, मेंसुरेशन का चैप्टर था। उसके बाद क्वेश्चन था आपके पास एवरेज का। उसके बाद था टाइम एंड वर्क का। फिर था आपके पास एज का। एज के बाद था आपके पास नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम के बाद था आपका परसेंटेज। फिर था टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। और फिर था आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये कुछ तमाम चैप्टर थे जिनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो प्रोबेबिलिटी को जब आपने डिकोड करा तो प्रोबेबिलिटी से हमको 4 क्वेश्चन देखने को मिले। मेंसुरेशन से हमको 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। एवरेज से साहब मुझे 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। टाइम एंड वर्क से 2, एवरेज से भी 2, नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं 5, परसेंटेज से मुझे क्वेश्चन देखने को मिले हैं 3, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से मुझे क्वेश्चन देखने को मिले हैं 4 और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मुझे क्वेश्चन देखने को मिला है 1। तो ये हमारे पूरा पेपर का मैथ्स का एनालिसिस क्या है, मैथ्स एग्जाम एनालिसिस। तो साहब पूरा भंडार भर के सिलेबस था, लेकिन आप क्वेश्चन देखो ज्यादा वेटेज आपको कहाँ है। अगर हम इस एक पेपर को डिकोड करें, अभी 2-3 पेपर और करेंगे, एक वेबसाइट ऑपरेटर का हुआ था उसको भी डिकोड करेंगे और एक जेकेपी कांस्टेबल जो पिछला वाला था उसको भी डिकोड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि अगर आपके किसी सिलेबस में प्रोबेबिलिटी, एडवांस में प्रोबेबिलिटी मेंशन है तो ये आपको प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर इसके अलावा देखा जाए नंबर सिस्टम सिलेबस में है तो भाई साहब नंबर सिस्टम को सबसे पहले निपटाओ, 5 क्वेश्चन है। और नंबर सिस्टम में से भी आप देखोगे प्रायोरिटी आप दोगे एचसीएफ एलसीएम वाले सवालों को, ठीक है। परसेंटेज के 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन एक वेन डायग्राम और उसमें से 2 तो मैंने एलिगेशन से पढ़ाए हैं। तो भाई आप एक काम कर लो, एक एलिगेशन वाले भी चीजों को अपने नोट में कर लेना। इसके अलावा देखो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एवरेज स्पीड के हमने 2 सवाल करे थे लगातार, और भी हमने करे थे। टाइम एंड वर्क तो ऐसा है ही, एज, एवरेज के 3 सवाल है। तो अगर मैं आपके सामने बोलूं जो आपको प्रायोरिटी में करने चाहिए यहाँ पर, वो कौन कौन से करने हैं। प्रोबेबिलिटी को प्रायोरिटी में रखना है, देन नंबर सिस्टम को प्रायोरिटी में रखना है। उसके बाद जो जितने भी टाइम वाले चैप्टर्स हैं, चाहे टाइम वर्क हो गया, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इसको प्रायोरिटी में रखोगे और एक एवरेज, बस यही आपके स्कोरिंग है भाई। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस। आई होप आप सब लोगों को ये एनालिसिस बढ़िया से समझ में आया होगा। और आपको देखो टीम के पीछे ना पूरा एफर्ट लगता है यार। अगर आपको सच में हमारे एफर्ट्स बढ़िया लग रहे हैं तो प्लीज अपना जो महत्वपूर्ण कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हम बहुत ही जल्द मिलेंगे ऐसी ही और वीडियोस के साथ, जैसे जैसे एनालिसिस करवाएंगे। ये पार्ट 1 था, कल हम मिलेंगे इसी के पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द कल, किसके साथ, रीजनिंग वाले पोर्शन के साथ। और साथ ही जो हमारे वर्दी सीरीज की कॉन्टिन्यूशन सीरीज है वो 1-2 दिन होल्ड पे रही है, क्योंकि साहब इन पेपर को थोड़ा एनालिसिस करवाते हैं। और उसके बाद फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का भी एग्जाम है, तो हम उसके लिए भी प्लान कर रहे हैं कि शायद 13 या 14 को आपके पास एक मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर लेके आऊँ मैं मैथ्स का, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 1-2 दिन थोड़ा होल्ड पे रहेगी, ठीक है।
तो बाकी ये जो सेशन है वो अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू गाइस।